अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री का मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन ए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है और आज हम देखेंगे अपना सेक्शन बी और सेक्शन सी। स्कीम भी मैंने आपको बता दी है कि उन्होंने कौन सा पार्ट कहाँ से किस चैप्टर से उठाया है और आज मैं आपको उनका मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। तो फिर आपने अपने पार्ट देख लेने हैं और किस चैप्टर को मैंने बताया था कि कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा सवाल आए हैं, तो सवाल आपने साथ साथ देखते जाने हैं। मैं यहाँ से आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो आपने 11 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 11 3 जा 33। अब पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आपको दी हुई है ना वैल्यूज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इनको आपने अरेंज करना है, आपको एक नंबर मिलेगा। फिर आपने एक्सप्लेन करना है हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेट्स टू मेटल रिएक्टिविटी, कैसे आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिलेट कर रहा है मेटल रिएक्टिविटी से, वो आप बताएंगे तो ही आपको एग्जामिनर आगे से 2 नंबर देगा। नेक्स्ट इसी के सामने है आपका न्यूमेरिकल आ जाता है। अ गैस सैंपल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 72 डेसीमीटर क्यूब at room temperature and pressure, how many moles of gas does it contain। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं कि गैस कितने कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, द कंटैक्ट प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड फॉर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन। अब आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, तीनों का आप अलग अलग बताएंगे। इनमें से आप 2 पार्ट का आंसर देंगे तो आपको 2 नंबर देगा, इसलिए इन्होंने 1+1+1 लिखा है कि अगर सी पार्ट वो ऐसे बनाकर पूछता है हर क्वेश्चन में तो वो अलग अलग एक एक नंबर रखेगा। जिसको जितना फिर जो लिखेगा, जो बंदा जितना लिखेगा, ए लिखेगा पार्ट तो 1 ही नंबर, तीनों लिखेगा तो 3 नंबर। तो इस तरह इन्होंने डिवीजन कर दी हुई होती है, या वो 1.5+1.5 जो जितना लिखेगा ना उसको फिर उतने हिसाब से ही नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस सिंपल इक्वेशन। अब आपको बैलेंस सिंपल इक्वेशन लिखनी है किसकी, फॉर कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो अपनी कन्वर्जन है ना कंट्रैक्ट प्रोसेस में, इसका आपने बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। एक नंबर अब आपको देगा। फिर आपने आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। आपने सल्फर डाइऑक्साइड के वो सोर्सेज आइडेंटिफाई करने हैं और फिर आपने टाइपिकल कंडीशंस बतानी है फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे बार बार सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड का ही ये पूछ रहा है और ये आपने अच्छी तरह तैयार करना है। इक्वेशंस वाले जो भी क्वेश्चंस आए हैं, आपने इक्वेशंस वालों को अच्छी तरह तैयार करना है कि उनको बैलेंस कैसे करना है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, उसमें कौन से सोर्सेज कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है। नेक्स्ट इसी के सेकंड चॉइस में, व्हाट इज मोलैरिटी, हाउ कैन यू कन्वर्ट मोलैरिटी टू ग्राम डेसीमीटर क्यूब। ये पर डेसीमीटर क्यूब है और आपने बताना है कि मोलैरिटी क्या है और फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है। फिर आपने नीचे बी पार्ट में बताना है उनको, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। मोलर मास आपको दिया हुआ है H2SO4 का, ये आप यूज करेंगे, देन आप इसको फाइंड आउट कर सकेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, a sample of calcium carbonate CaCO3 contains 20 grams of calcium, what is the mass of carbon dioxide produced when the calcium carbonate is heated। आपने बताना है कि mass क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का और फिर कैल्शियम कार्बोनेट कब हीट होती है, यानी कि वो कब हीट होती है, तो वो आपने बतानी है, तो आपको तब एग्जामिनर फुल 3 मार्क्स देगा। ड्रॉ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग पेंटीन ब्यूटेनॉल पेंटेनोइक एसिड, इन तीनों के आप स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो ही वो आपको मार्क्स देंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से अब आपसे वो सिंपल से क्वेश्चन कर रहा है। सिंपल क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। एग्जामिनर इतना भी नहीं वो करते कि आपसे सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछ लिए, ऐसा पेपर वो नहीं बनाते कि सबको ही ना आता हो। क्लियर हो गई, वो बुक से ही बनाते हैं। कभी कभी वो सिंपल चीजें भी पूछते हैं कि बच्चे को डेफिनेशन भी आती है या नहीं आती। तो वो कह रहा है व्हाट इज अ पॉलीमर, एक नंबर वो आपको देगा। नेक्स्ट बी पार्ट में वो पूछ रहा है नेम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पॉलीमर। अब आपसे सिर्फ वो नेम्स पूछ रहा है, इजी है ना, ये भी बी पार्ट भी। नेक्स्ट सी पार्ट में वो पूछ रहा है विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड टू मेक प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने के लिए कौन से पॉलीमर का यूज किया जाता है ज्यादातर, तो वो आपने उसका बताना है कि कौन सा पॉलीमर है जो प्लास्टिक की बोतल्स बनाने में यूज किया जाता है, तब वो आपको एक नंबर देगा। सी पार्ट का अलग अलग पार्ट के वो नंबर देगा जितनी उन्होंने बात पूछी हुई है। अगर आप उनकी बात वहीं पे मुकम्मल करते हैं, देखिए वो आपसे एक चीजें जो पूछ रहे हैं ना, वो टू द पॉइंट पूछ रहे हैं। कौन सी चीज यूज हो रही है, क्या उसके नेम्स हैं, क्या वो होती है और कौन सी उनकी इक्वेशंस हैं, उस रिएक्शन का उसमें क्या रोल प्ले हो रहा है। तो इस तरह की चीजें वो पूछ रहा है, इधर उधर की कहानियां वो एग्जामिनर नहीं पूछ रहा। तो जब नहीं पूछ रहा तो आपने भी कहानियां नहीं डाल के आनी। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने छोड़ कर नहीं आना। छोड़ कर नहीं आने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई कहानी डालकर आ जाए। ये कोई उर्दू इंग्लिश समाज का पेपर नहीं है कि आप खुद से लिख के आएंगे और वो ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं है। बट आपने उस टॉपिक से या उस वर्ड के मुताबिक आपको कोई अगर कुछ भी आता है ना, कुछ भी उस चैप्टर से तो आप गुजरे हुए होंगे ना, रिकॉल करें कि ये किस चैप्टर से आया है, फिर आप उसको फिर कुछ ना कुछ किसी और टॉपिक के बारे में लिख दें ना, केमिस्ट्री से रेलिवेंट ही हो। गप्पे छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ और ही लिख के आ जाएं जिसकी कोई सेंस ही ना बनती हो क्वेश्चन में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर शोइंग हाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उनको शो करके दिखाना है कि कैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है, शक्ल इख्तियार करता है। क्लियरली हाईलाइटिंग द पेप्टाइड लिंकेज विद द स्ट्रक्चर। आपने हाईलाइट करना है कि कैसे वो लिंक कर रहा है आपका
विद इन द स्ट्रक्चर, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो आपने उनको हाईलाइट करके बताना है, तो तभी आपको एग्जामिनर उसके मार्क्स देगा। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ की फर्स्ट चॉइस, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ। अब अगेन आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, ऊपर था आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी थी, यहाँ पे अब आपको रिएक्शंस दिए हुए हैं, आपने केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। ए पार्ट आपके पास क्या है, जिंक विद स्टीम, जिंक की स्टीम के साथ आपने इक्वेशन लिखनी है केमिकल। नेक्स्ट बी पार्ट मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड आपके पास सी पार्ट क्या है, सोडियम विद कोल्ड वाटर। तीनों के अलग अलग नंबर है, इनमें से एक भी मिसिंग हुई आपका एक नंबर कैंसिल। नेक्स्ट फिफ्थ की सेकंड चॉइस, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे भी उसने 1+1 नहीं लिखा, बट एक्चुअल में ये सी पार्ट्स हैं, तो 1+1 ही आप इसको कंसीडर करें। नेक्स्ट बी पार्ट है, विच इलेक्ट्रोड इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में ही उसने पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन से रिएक्टेंट्स हैं। सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, राइट दी ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन फॉर अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ऊपर जब आप इलेक्ट्रोड रिएक्टेंट्स डाल देंगे, फिर आपने एंड पे क्या करना है, आपने ओवरऑल रिएक्शन जो भी बनेगा ना, वो आपने लिखना है, तभी आपको एग्जामिनर आखिरी वाला नंबर देगा, यानी 2+1। जब यहाँ पे बात आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ का अलग जो आपको एक नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स की फर्स्ट चॉइस, व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन। आप बताएंगे कि एस्ट्रिफिकेशन क्या होती है, प्रोवाइड जनरल रिएक्शन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस। अब आप किसी की एस्ट्रिफिकेशन की जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो ही आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे ना। एक नंबर है क्या होता है एस्ट्रिफिकेशन, और दूसरा नंबर है जब आप उसका रिएक्शन इक्वेशन लिखेंगे तो। और एक नंबर किस चीज का है, बी पार्ट का है कि व्हाई इज एस्ट्रिफिकेशन कंसीडर्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन, क्यों कंसीडर की जाती है वो आप रीजन देंगे। नेक्स्ट सिक्स की सेकंड चॉइस, हाउ डज द लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्ट्स कंट्रीब्यूट टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये ओवरऑल थोड़ी बहुत थ्योरी है जो आपने बतानी है, उनको एक्सप्लेन करनी है, पूरे आपको 3 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 7 क्वेश्चन, यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है रिएक्शंस को, ये इनकम्प्लीट है, ए और बी पार्ट आपको इसमें दिए हुए हैं, तो दोनों पार्ट्स को इसने 1.5 और 1.5 मार्क्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपने इनको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है इसकी सेकंड चॉइस में, why are SO2 and CO2 classified as acidic oxides and CuO and CaO considered basic oxides। इन दोनों के बारे में आप जब रिलेशन क्रिएट करेंगे कि ये क्यों कंसीडर किए जाते हैं, और इनके साथ इसका जब आप कंपैरिजन करवाएंगे, तो फिर आपको 1.5 + 1.5 मार्क्स एग्जामिनर देगा, अगर वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड हुआ तो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज पेट्रोलियम कंसीडर्ड अ मिक्सचर। क्यों पेट्रोलियम कंसीडर किया जाता है मिक्सचर, वो आप बताएंगे, रीजन देंगे उनको। नेक्स्ट इसका बी पार्ट उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट ये बी है एक्चुअल में, क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल्स भी पूछी हुई हैं, और डिवीजन भी मार्क्स क्या है 1.5 + 1.5। तो आप एग्जांपल्स लिखेंगे, 3 एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फाउंड इन पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन की आपने एग्जांपल्स लिखनी है 3, तो आपको वो 1.5 मार्क्स देगा। नेक्स्ट है आपके पास इथीन एंड इथेन आर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस। वो डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं, ये हमने बताया है। फिर आपसे वो पूछ क्या रहे हैं, हाउ कैन दे बी डिस्टिंग्विश्ड, ये आपने बताना है, तो इसका आपको 1 नंबर देंगे। क्लियर, राइट एटलीस्ट 2 टेस्ट। अब 2 टेस्ट पूछ रहा है तो वो आपको 2 नंबर अभी इस केस में देगा, इन ईच केस फॉर द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जो भी आपके आंसर को सपोर्ट कर रहे होंगे वो टेस्ट, वो केसेस, वो आप लिखेंगे, 2 आपने लिखने हैं, 2 टेस्ट लिखने हैं, और इनके लिए केस भी होगा जो आपके आंसर को सपोर्ट करेगा, तभी एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स के आंसर देगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, गिव रिएक्शंस टू इलस्ट्रेट हाउ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल नाइट्रेट्स, कैपिटल P, कैपिटल A, कैपिटल N, S। इसके आपको 3 नंबर देगा जब आप रिएक्शंस लिखेंगे, और फिर आपको ये जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो डालेंगे, तो ही आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा अलग अलग। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर द प्राइमरी फॉसिल फ्यूल यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। कौन से फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो आपने बताने हैं। आइडेंटिफाई द फॉसिल फ्यूल दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। मीथेन से कौन सा कंपोज किया जाता है वो आपने बताना है। अमंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस व्हिच इज कंसीडर्ड द क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल। अब यहाँ पे आपका सी पार्ट है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट एक्चुअल में यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है वो आपने बताना है। ये जो दिए हुए हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन तीनों में से कौन सा है वो आपने बताना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ये हमें भी पता है कि विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी सेहत के लिए, बट हमने क्या समराइज करना है, उनके सोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि हमारी हेल्थ के ऊपर क्या है वो आप बताएंगे, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। नेक्स्ट इसी की जो सेकंड चॉइस है 10th की, एक्सप्लेन द कंबशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल्स एंड डिस्कस व्हाई दे आर कंसीडर्ड क्लीनर फ्यूल्स कंपेयर्ड टू फॉसिल फ्यूल्स। आपने एक्सप्लेन करना है कंबशन प्रोसेस क्या होता है अल्कोहल के लिए, आपको 1.5 नंबर मिलेगा। फिर आपने बताना है कि ये क्यों कंसीडर किए जाते हैं क्लीनर फ्यूल्स कंपेयर टू फिसल फ्यूल्स। फिसल फ्यूल्स और क्लीनर फ्यूल्स का आपने कंपैरिजन करना है, और डिस्कस करना है इनको कि ये क्यों कंसीडर किया जाते हैं, रीजन देंगे आप, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे जितने आपके मार्क्स बनते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन 11, जिंक प्लेटिंग इज कैरिड आउट टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम corrosion।
डिस्क्राइब इट्स कंप्लीट प्रोसेस, आपने इसका कंप्लीट प्रोसेस डिस्क्राइब करना है और इसके केमिकल रिएक्शंस करने हैं, लिखने हैं आपने, टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड, उसके बारे में भी आपने इसको साथ ही लेके चलना है, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। इसकी सेकंड चॉइस, हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल बाय, आपने एक्सप्लेन करनी है फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल बाय यूजिंग फर्मेंटेशन एंड कैटालिटिक एडिशन ऑफ स्टीम, एक्सप्लेन योर आंसर विद बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, आपने अपना आंसर जो एक्सप्लेन करना है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को यूज करते हुए अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों सी सेक्शन, जिसके मार्क्स हैं आपके पास 20, आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, चॉइस आपके पास आमने सामने यूं है, ऊपर नीचे नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, आपने आइडेंटिफाई क्या करना है कि ये किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। आपको एबीसीडी पार्ट्स दिए हुए हैं, ईच पार्ट कैरी 1 मार्क, 4 1 सा 4। नेक्स्ट है आपकी सेकंड चॉइस में, डिस्क्राइब द जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद रेफरेंस टू द रिएक्टिविटी विद, ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, डिल्यूट एसिड, कोल्ड वाटर, स्टीम, ऑक्सीजन, आपने इन सब की बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड करनी है और ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये जो आपको जितनी टाइप्स का इन्होंने मांगा हुआ है ना, हर टाइप की आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो ही आपको अलग अलग एक एक नंबर मिलेगा, तभी आपके 4 नंबर बनेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये आपके आया है चैप्टर नंबर 3 से, जो कि मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर ने आपने देखा है शॉर्ट भी उठाए हैं और लॉन्ग भी पूरा उठाया है, मैंने ऑलरेडी जो मैंने अपलोड किए थे वीडियो स्क्रीन वाली के इस चैप्टर से एग्जामिनर ने क्वेश्चन उठाए हैं, वो मैंने कैसे देखा, कैसे पता चला मुझे क्वेश्चन पेपर से ही, ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसी से पता चला, वहाँ पे आपके सारे चैप्टर दिए हुए होते हैं और वहाँ से पता चलता है कि आपके किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। देन मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे इतने शॉर्ट आ रहे हैं, इससे इतने लॉन्ग आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्कीम पेपर के बाद एंड पर अपलोड की हुई होती है, तो मैंने आपको वहाँ से बताया था। तो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड विद ऑक्सीजन O2 अकॉर्डिंग टू, ये आपको बैलेंस इक्वेशन दी हुई है, कह रहे हैं if 28 gram of carbon monoxide CO reacts with an excess of oxygen gas, answer the following, A B C parts वो दिए हुए हैं, आपने सोल्यूशन बताना है, किसका क्या कैलकुलेट करना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो यूज हो रही है उसके, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है उसके आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। फिर आपने मास कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है, किसका, फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP, कैपिटल R कैपिटल T। अब आपको 1 मोल ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, 24 डेसीमीटर क्यूब, वैल्यूज आपको सब दी हुई है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं और मास फाइंड आउट करना है। तो अब आपको फार्मूलाज का पता होना जरूरी है, आपके पेपर में एंड पे फार्मूलाज दिए हुए होते हैं, जस्ट आपको पुटिंग करनी है सही सही और अपना कैलकुलेटर पे सही सही आंसर सही सही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड चॉइस, अ स्टूडेंट इज वर्किंग इन अ लैब एंड हैज बीन असाइन्ड द टास्क टू एग्जामिन एन अननोन हाइड्रोकार्बन, एक स्टूडेंट था वो काम कर रहा था लैब में और वो किस चीज को एग्जामिन कर रहा था, अननोन हाइड्रोकार्बन को, जब उसको एग्जामिन कर रहा था और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके पास एक मोलर मास यानी कि ऑयल का भी सैंपल था, लेकिन एक उसके पास जो मोलर मास की वैल्यू थी वो 70 ग्राम पर मोल थी और उसने ये फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन किया, वो क्या था, मास ऑफ कार्बन 10 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम और मास ऑफ नाइट्रोजन 2 ग्राम। हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर का फार्मूला यूज करते हुए आपको मैसेज दिए हुए हैं और आपने इनका यूज करके अपना यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। मोलर मास भी आपको दिया हुआ है और अलग से मास भी दिया हुआ है, ये कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। तो ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है, दोनों ही आपके पास फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस 6 मार्क्स के हैं। तो उस हिसाब से ही आपने अटेम्प्ट करने हैं, जो चीज पूछी हुई है उसको उसकी जगह पर लिखें, क्वेश्चन नंबर 4 की जगह ई शीट में क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखें और अगर लॉन्ग आपको पहले आते हैं तो इस शीट पे लॉन्ग की जगह अवेलेबल है, आप पहले लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पहले आता है उसको आपको चाहिए कि आप पहले लिखें, ये नहीं कि पहला ही नहीं आता तो चलो भाई सोचने लग जाओ, सोचते सोचते आपके 10 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो जो चीजें पहले आए मतलब जो आपको आती हो उनको पहले लिखने की कोशिश करें, ताकि बाद में जो सोचने वाला टाइम है वो आप बचा लें और एट द एंड फिर आप उसको सोच के जो भी आपने बना कर लिखना है वो आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपने क्या करना है, व्हाट डज द रेट ऑफ रिएक्शन मीन एंड हाउ इट कैन बी मेजर्ड, आपने बताना है रिएक्शन मीन क्या होता है और वो कैसे मेजर किया जाता है, वो आपने बताना है ए पार्ट में। और देन बी में क्या करना है, ये आपको देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, टाइम ये है और कंसंट्रेशन का रेट आपके पास ये है और वैल्यूज आपको दी हुई हैं, इसी तरह आपको ग्राफ भी दिया हुआ है। हाउ कैन अ ग्राफ ऑफ टाइम वर्सेस रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, कह रहा है कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये टाइम भी दिया हुआ है आपको, टाइम वर्सेस रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, इसको डिटरमाइन करके आप कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हो इस ग्राफ से, वो आपने बताना है। इंटरप्रेट द गिवन ग्राफ एंड एक्सप्लेन हाउ द रिएक्शन रेट चेंजेस ओवर टाइम, सी पार्ट में वो कह रहा है कि आपने इस ये जो आपका ग्राफ बना हुआ है इसको देखते हुए एक्सप्लेन करना है कि कैसे आपका मतलब रिएक्शन रेट ये वाला जो है
आपका कंसंट्रेशन वाला ये चेंज हो रहा है किससे, मतलब जैसे-जैसे वो टाइम के कंपैरिज़न में जो चेंजेस आ रही हैं, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्या है, आपके पास 6 मार्क्स है, 3 पार्ट है ना, 2 + 2 + 2 6 मार्क्स। नेक्स्ट है आपके पास मेटल एक्स, वाई, ज़ी वर टेस्टेड फॉर देयर एक्टिविटी विद dilute एसिड एंड वाटर, द रिजल्ट्स आर गिवन। ये आपको रिजल्ट्स दिए हुए हैं। मेटल एक्स रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस। कह रहे हैं कि जो मेटल एक्स है, वो जब रिएक्ट करता है यानी कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी से, तो उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल वाई डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर। कह रहे हैं जो मेटल वाई है, वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यानी उसके साथ नहीं मिलता है, बट रिएक्ट्स विद हाइड्रो, कह रहे हैं वो रिएक्ट किसके साथ करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, प्रोड्यूसिंग बबल्स। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा पानी के साथ, तो क्या होंगी, क्या प्रोड्यूस होंगी, बबल्स होंगी। वो किस चीज़ की होंगी, हाइड्रोजन गैस की होंगी। मेटल ज़ी डज़ नॉट रिएक्ट विद वाटर और एसिड, अरेंज दीस मेटल्स। अब आपने ये मेटल्स इन्होंने बता दिए क्या करते हैं क्या नहीं। आपने इन मेटल्स को अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और आपने एक्सप्लेन करना है हाउ द ऑब्जर्वेशन सपोर्ट योर आंसर। आपकी ऑब्जर्वेशंस अपने आंसर को, आपके आंसर को कैसे सपोर्ट करती हैं, वो आपने बतानी है। अगेन ये आपके पास 3 + 3 6 मार्क्स है। 2 क्वेश्चन उन्होंने आपको दिए हैं 6 मार्क्स के, 6 2 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 2 उन्होंने लॉन्ग आपको 4 मार्क्स के दिए। क्लियर हो गई इतनी बात। Question number 6. Draw a schematic diagram for the electrolysis of dilute copper sulfate using inert or copper electrodes. Label the anode, cathode, electrolyte and the direction of ion movement. Describe the observations and products formed at each electrode. 3 पार्ट्स उसने पूछे हुए हैं। पहले अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे ना, जो उन्होंने पूछी हुई है, इनर्ट और कॉपर को उनके इलेक्ट्रोड्स को यूज करके जब आप ये डायग्राम बनाएंगे, तो आपको 1 नंबर देगा वो। फिर आप लेबल करेंगे एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट को, अगेन आपको 1 नंबर देगा। फिर आपने जब उनकी ऑब्जर्वेशंस को मतलब डिस्क्राइब करेंगे ना, और कैसे जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं हर इलेक्ट्रोड पे वो क्या काम कर रही हैं, तो फिर आपको 2 नंबर तब मिलेंगे। 6 की सेकंड चॉइस, अ पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ डीकार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ डायमाइन। आपका एक पार्ट इसको क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन अकर्स इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सी टाइप की पॉलीमराइजेशन हो रही है, वो आपने बतानी है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपीटिंग यूनिट इन द रिजल्टिंग। आपने स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिटरमाइन करना है, और आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप को दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग द, ये जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रहा होगा ना, इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा होगा या जो भी रोल प्ले कर रहा होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करके वहां मेंशन करना है। नेम ऑफ वेल नोन साइंटिफिक पोलामाइड एंड मेंशन वन ऑफ इट्स एप्लीकेशंस। आपने एक नेम बताना है वेल नोन साइंटिफिक पोलामाइड का, और आपने मेंशन करनी है इसकी एक आध एप्लीकेशन। क्योंकि ये 4 मार्क्स का है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। तो 10th क्लास कैसा लगा आपको केमिस्ट्री का पेपर, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है दिखने में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े-बड़े हैं। तो अब आपने आइडिया लेना है कि एग्जामिनर ने आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं। सादे-सादे लॉन्ग नहीं पूछे, उसने आपसे डायग्राम पूछी है, उसने आपसे रिएक्शंस पूछे हैं, उसने आपसे ये पूछा है कि ग्राफ में क्या चीज़ क्या डिस्क्राइब कर रही है, और उसने आपसे हर तरह का मतलब डिफरेंट आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये नहीं कि एक ही सादी-सी चीज़ उठा के पूछ लिया। उसने आपके चार्ट में भी पार्ट्स बनाए हैं ABCD, और यहाँ पे भी बनाया है उसने ABC। तो आपने यहाँ से अब जज कर लेना है एग्जामिनर को कि वो कुछ भी पूछ सकता है। और अपने मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हुए हैं किनसे लॉन्ग आ रहा है, और आपने क्वेश्चन नंबर 4 देख ही लिया है कि वो पूरा न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। और आपने सिस्टमैटिक बिल्कुल नहीं आप छोड़ सकते, ना शॉर्ट के लिए ना लॉन्ग के लिए। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वहाँ से मार्क्स कवर होते हैं। मैंने साथ-साथ आपको गाइड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो वो वीडियो आप जल्दी से जाके देख लें। उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि अगर आप ये चैप्टर करेंगे तो आपका नुकसान होगा, और अगर ये छोड़ देते हैं तो इतना कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपके स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर हैं ना, उनमें इतना कुछ नहीं है। 3rd से ऑनवर्ड आगे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहाँ से आपके ज़्यादा मार्क्स कवर होते हैं। तो जिन चैप्टर से आपके मार्क्स ज़्यादा कवर हो रहे होते हैं, उनको आप पहले तैयार किया करें, ताकि आपके फेल होने के तो चांसेस ही ना हो। फिर आते हैं हम कि हमने तो पास ही नहीं होना, सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने हैं। देन फिर आप अगले चैप्टर्स की तैयारी अच्छे से करते हो। तो अभी आपका मेहनत करने का टाइम आ गया है, और आपने अच्छी तरह तैयार करना है सब कुछ। और 10th का क्योंकि ये पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है, इसके क्वेश्चंस को देखना है। और अब हम मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, दूसरों को भी रखें, और अपने लिए भी दुआएँ करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।